गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में मैं प्रेमचंद्र सर। आज इलेक्ट्रिशियन सेमेस्टर थर्ड मॉड्यूल 2 डीसी मोटर का क्वेश्चन आज करते हैं। तो पहला सवाल आपका दिया गया है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है मेगर, मल्टीमीटर, श्रेणी प्रकारोमीटर, ऑप्शन डी है केल्विन ब्रिज। तो इसका सही जवाब जो होगा वो केल्विन डबल ब्रिज ही होगा, क्योंकि केल्विन डबल ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम 1 ओम से कम के प्रतिरोध को मेजर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो आपका जितने भी मशीन्स हैं वो उन सभी का जो वाइंडिंग प्रतिरोध होता है ना, वो बहुत कम होता है। और ये कम प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग केल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। केल्विन डबल ब्रिज जो होता है वो बीट स्टोन ब्रिज का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये बीट स्टोन ब्रिज का मॉडिफिकेशन, जो कि हम लोग जानते हैं बीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है वो आपका देखिए, बीट स्टोन ब्रिज ये जो होता है मीडियम रेजिस्टेंस यानी ये जो होता है मीडियम रेजिस्टेंस यानी 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच के प्रतिरोध को मेजर करने में उपयोग किया जाता है। अब सोचिए कि बीट स्टोन ब्रिज जो है 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच में मेजर करेगा, तो 1 ओम से कम वाले प्रतिरोध को कौन मेजर करेंगे, तो वो क्या है आपका केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है, इसके अलावा 1 ओम से कम प्रतिरोध को मेजर करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर मीटर का उपयोग करते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। चलिए, हमने देख लिया लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, मीडियम के लिए बीट स्टोन ब्रिज के कर रहे हैं। और देखिए, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो आपका पहला ऑप्शन है मेगर, ये मेगर का प्रयोग किया जाता है। चूँकि मेगर क्या है कि ये आपका ये क्या करता है कि किसी भी केबल या वायर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। चूँकि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, कितना होता है तो 100 किलो ओम से अबव भी होता है 100 किलो ओम। तो इसका उपयोग हम लोग 100 किलो ओम से ऊपर को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर का उपयोग करते हैं। ये क्या है, ये एक हैंड मूव जनरेटर है जिसको हम हैंड से संचालित करते हैं, और ये 50 से 100 वोल्ट पर ये काम करता है। मेगर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये बाकी इंस्ट्रूमेंट के तुलना में इसका शुद्धता काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, इसका उपयोग करना भी सरल है, उतना क्रिटिकल नहीं है। अब देखिए बी ऑप्शन जो दिया है मल्टीमीटर क्या होता है, जैसा कि नाम है मल्टीमीटर मीन्स इसमें एक से अधिक मीटरों का संयोजन है। कहने का मतलब इससे हम रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, ट्रांजिस्टर की वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू, ठीक है, शॉर्ट सर्किट इत्यादि को हम इससे माप सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला सवाल का सही जवाब आपका केल्विन डबल ब्रिज है। चलिए अगले सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी आर्मेचर के शॉर्ट और ओपन सर्किट परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टोंग टेस्टर दिया हुआ है, इंटरनल ग्रोलर है, एक्सटर्नल ग्रोलर है और डिजिटल मल्टीमीटर है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा एक्सटर्नल ग्रोलर। देखिए टोंग टेस्टर क्या है, एक तरह का टेस्टर है, ठीक है। और इंटरनल ग्रोलर जो होता है ग्रोलर, ये क्या होता है कि छोटे मशीन्स के आर्मेचर के ओपन और शॉर्ट सर्किट के साथ इंसुलेशन की भी जांच करने में सहयोग करता है। उसी तरह से एक्सटर्नल ग्रोलर जो है ये बड़े मशीन्स के आर्मेचर को,
ठीक है, बड़े मशीनों के आर्मेचर के शॉर्ट और ओपन सर्किट के साथ इंसुलेशन को भी जांच करने में उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका एक्सटर्नल ग्रोलर आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और ये डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है वो एनालॉग मल्टीमीटर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सारा का सारा चीज़ डिजिटली होता है। चलिए अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। यानी ये क्या है, आपका एक डीसी सीरीज मोटर है और यहाँ देख रहे हैं कि ये आर्मेचर के पैरेलल में क्या कर रहा है, इसको डाइवर्ट कर रहा है। यानी क्या है, आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। सही जवाब होगा आर्मेचर डाइवर्ट मेथड। चूँकि ये एक क्या है, डीसी सीरीज मोटर का ये फिगर है जिसमें क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ आर्मेचर के शंट में और ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो सही जवाब आपका डी होगा। सॉरी, चौथा नंबर सवाल आपका है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो डीसी फील्ड कॉइल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सुपर इनामेल तांबे की तार का उपयोग करते हैं। सुपर इनामेल कहने का मतलब है कि आप देखिए ये वाला वायर देख सकते हैं, ठीक है, नहीं पता चल रहा होगा, देखिए ये सुपर इनामेल्ड कॉपर का वायर है, ठीक है, जिस पे इंसुलेशन चढ़ाया होता है। ये काफ़ी ही हैवी इंसुलेशन होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए। पाँचवा नंबर सवाल है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो डीसी मोटर की स्पीड की गणना करने का एक फॉर्मूला होता है। हालांकि डीसी मोटर का या डीसी जनरेटर दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। डीसी मोटर के लिए हम लोग ईबी लिखते हैं, मीन्स बैक ईएमएफ। ईबी बराबर फॉर्मूला होता है P∅NZ/60A। क्या होता है, ईबी बराबर P∅NZ/60A क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, P क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल यानी प्रति ध्रुव पर कितना फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है जो है, एन क्या है, आरपीएम है, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है यानी टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, यानी कुल चालकों की संख्या 60 है, और ये क्या है, ए बराबर समांतर पाथों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, हम लोग को क्या करना है कि देखिए एन बराबर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एन बराबर देखिए क्या लिख सके, एन को अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो गया, फ्लक्स क्या है, गुना में इसका है, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी जब फ्लक्स आपका बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, आइए बैक ईएमएफ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका स्पीड, तो सही जवाब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। छठा नंबर सवाल आपका है कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। तो आपको बता दें कि लैप वाइंडिंग में जो होता है वो जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उसके बराबर पैरेलल पाथ होते हैं। ठीक है, यानी पैरेलल पाथ की संख्या कुल पोल्स की संख्या के बराबर होते हैं। तो इसमें कितना पोल्स दिए हुए हैं, 4। तो हम बता दें कि समानांतर पथों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल पथ इसमें लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पथ होता है वो पोल्स के दुगने होते हैं। यानी इसमें समानांतर पथों की संख्या कितने दिए हैं, 4। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8। यानी इसमें 4 पोल वाला में जो लैप वाइंडिंग डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या जो होंगे वो 8 होंगे। हालांकि क्वेश्चन बैंक में आपका गलत आंसर दिया है, 2 दे रहा है, वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए 7वें सवाल की ओर चलते हैं। तो डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो देखिए डीसी मोटर में जो आर्मेचर घूमने की दिशा है ना, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग पता करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, तो बाएं हाथ के नियम क्या बताते हैं, तो देखिए ये हाथ को देखिएगा, तो ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका थंब है,
ये क्या है, ये तो थंब क्या बताता है, थंब क्या बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी चालक के घूमने की दिशा कौन बताता है, थंब बताता है। ठीक है, ये जो है आपका फोर्थ फिंगर है, ये फोर्थ फिंगर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका थर्ड फिंगर जो है, ठीक है, ये आपका बतलाता है, जिसको ये मिडिल फिंगर भी बोलते हैं, ये आपका है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये है, तो आपका सही जवाब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और डीसी जनरेटर के लिए आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू होता है, किस पे, डीसी जनरेटर में। अगर आपको नहीं याद होता है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जनरेटर हम लोग कौन से हाथ से हैंडल को घुमाते हैं, दाएं हाथ से घुमाते हैं, इसलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम जनरेटर पे ही लागू होगा। ठीक है।